अमित और उसकी पत्नी प्रिया छुट्टियों में हमेशा नई जगह घूमा करते थे। इस बार उन्होंने ठानी कि शहर की भागदौड़ से दूर किसी शांत और अनजान जगह पर जाएंगे। इंटरनेट पर खोजते हुए उन्हें उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, नागपुरा। यह गांव बाकी पर्यटन स्थलों से दूर था, जहां न ही भीड़ थी और न ही इंटरनेट की पहुंच। अमित और प्रिया ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। अमित और प्रिया अपनी कार से लंबी यात्रा तय करके पहाड़ों के रास्तों से गुजरते हुए नागपुरा गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ता संकरा और ऊबड़-खाबड़ था। जैसे जैसे वे गांव के करीब आते गए, मौसम अचानक से बदलने लगा। घने बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और चारों ओर धुंध फैल गई। अमित ने गूगल मैप्स देखा, लेकिन नेटवर्क गायब था। गांव का रास्ता धुंध में खो गया था, पर वे दोनों किसी तरह आगे बढ़ते रहे। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद वे नागपुरा पहुंचे। नागपुरा गांव अजीब सा लग रहा था। गांव में न कोई चहल पहल थी और न ही लोग। कुछ पुरानी हवेलियां थीं, जिनकी खिड़कियां बंद थीं और दरवाजे जंग लगे हुए थे। गांव का दृश्य एकदम सुनसान और वीरान था। प्रिया ने डरते हुए पूछा, अमित, क्या हमें यहाँ रहना चाहिए? यह जगह अजीब लग रही है। अमित ने उसे समझाते हुए कहा, यहाँ बहुत शांत माहौल है, हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। वैसे भी हम पहले ही लंबा सफर कर चुके हैं। वे दोनों गांव के बीचों बीच बनी एक पुरानी धर्मशाला में ठहरे। वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जो धर्मशाला का मालिक था। उसने उनकी ओर देखा और एक ठंडी आवाज में कहा, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, आप लोग यहाँ रात भर रुकेंगे? अमित ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी चुपचाप चला गया और उन्हें धर्मशाला की चाबियां दे दी। धर्मशाला अंदर से काफी बड़ी थी, पर उसमें एक अजीब सी ठंडक और नीरसता थी। रात का समय हो चुका था और चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। अमित और प्रिया ने तय किया कि वे सोने से पहले थोड़ा गांव का जायजा लेंगे। वे दोनों टॉर्च लेकर गांव की गलियों में घूमने लगे। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कुछ अनदेखी आंखें उन्हें देख रही हों। गलियों में चलते चलते उन्होंने देखा कि एक पुरानी हवेली के पास एक औरत खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसका चेहरा छिपा हुआ था और वह बिना हिले डुले वहीं खड़ी थी। अमित ने टॉर्च की रोशनी उस औरत की तरफ फेंकी, पर वह अचानक से गायब हो गई। प्रिया डर के मारे चीख उठी, अमित, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। अमित ने उसे शांत करते हुए कहा, शायद यह हमारी कल्पना हो, चलो धर्मशाला लौटते हैं। रात के अंधेरे में धर्मशाला के कमरों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, तो कभी दरवाजों का खड़खड़ाना। प्रिया घबरा गई और बोली, अमित, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। अमित भी अब डरने लगा था, पर उसने अपनी पत्नी को शांत रखने की कोशिश की। तभी अचानक से कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। हवा में किसी के हंसने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। अमित ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, पर दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब दोनों की सांसें तेज हो गईं। तभी धर्मशाला के बाहर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। अमित ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत धर्मशाला के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी और उसकी आंखें काली थीं। प्रिया ने चीखते हुए कहा, यह वही है जिसे हमने हवेली के पास देखा था। अचानक से बूढ़ा आदमी वहां आ गया और उसने कहा, आप लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, यह गांव वर्षों पहले तबाह हो चुका है। इस गांव के लोग एक रहस्यमय महामारी का शिकार हो गए थे। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। प्रिया रोते हुए बोली, यह कैसे हो सकता है, हम यहाँ क्यों आए? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने खुद ही यहाँ आने का फैसला किया, अब यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। अमित और प्रिया को अब यकीन हो चुका था कि वे एक भयानक मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने रात भर जागकर किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश की। हर तरफ से अजीब आवाजें आती रहीं, खिड़कियां खुलती बंद होती रहीं और हवाओं में किसी के रोने और हंसने की आवाजें गूंजती रहीं। सुबह होने पर जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो यह खुल गया। वे दोनों तेजी से गांव से बाहर भागने लगे, पर गांव के बाहर पहुंचते ही एक भयानक दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। गांव के बाहर एक विशाल दरगाहनुमा पत्थर खड़ा था, जिस पर लिखा था, यहाँ नागपुरा गांव हुआ करता था, जो वर्षों पहले एक महामारी के कारण तबाह हो गया। जो भी इस गांव में आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। अमित और प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो गांव और धर्मशाला दोनों गायब हो चुके थे।
केवल चारों ओर जंगल था और उनके पैरों के नीचे की जमीन धूल में बदल रही थी। उनके सामने केवल अंधकार फैल गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। नागपुरा गांव का रहस्य कोई सुलझा नहीं सका। जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे हवाओं में अजीब सी सिहरन और हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई वापस लौटकर उस गांव के बारे में नहीं बता पाता। गांव के बाहरी इलाके में बसा एक पुराना हवेली था जिसे सब काली हवेली कहते थे। ये हवेली कई सालों से वीरान थी और उसके चारों ओर अजीब दास्तानों का पहरा था। कहा जाता था कि वहां एक भयानक आत्मा का वास है जो हर अमावस की रात अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। रवि, जो गांव में नए नए आया था, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसे इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि काली हवेली के आसपास भी न फटके, खासकर अमावस की रात को। एक रात जब अमावस का चांद आसमान से गायब था और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था, रवि ने साहस किया और काली हवेली में दाखिल होने का निर्णय लिया। उसे चुनौती देने का जुनून सवार था। वह अपने दोस्तों के साथ अपने इस कारनामे की वीडियो बनाना चाहता था ताकि साबित कर सके कि इस हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है। रात के 12 बजे रवि ने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल सर्द और डरावना था। दीवारें फटी हुई और फर्श पर बिखरे हुए टूटे हुए फर्नीचर से जगह भयावह लग रही थी। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग का वहम समझा। हवेली में घूमते हुए रवि ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और उस कमरे में दाखिल हो गया। वहां दीवार पर पुराने समय की कुछ तस्वीरें टंगी थीं और उन तस्वीरों में एक परिवार था जिनके चेहरों पर अजीब सी उदासी और डर झलक रहा था। तभी अचानक कमरे के कोने में रखा एक बड़ा सा आईना हिलने लगा। रवि ने उसे गौर से देखा। आईने में अपनी छवि के अलावा उसे एक और अक्स दिखा। वह एक औरत का चेहरा था। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी थीं। रवि चौंक गया और तुरंत पीछे हट गया, लेकिन वह औरत आईने के भीतर ही बंद थी। उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं, मानो वह वर्षों से छटपटा रही हो। तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। हवेली के अंदर की हवा भारी हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह दम घुटने लगा है। कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कोई उसके नाम पुकार रहा था। रवि, रवि। वह जानता था कि यह कोई इंसानी आवाज नहीं थी। वह आवाज और तेज हो रही थी और तभी उसे एहसास हुआ कि वह आत्मा उसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी। लेकिन क्यों? क्या यह हवेली का कोई पुराना राज था या फिर उसकी अपनी किस्मत उसे यहाँ खींच लाई थी? रवि ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। तभी उसकी नजर उस आईने पर पड़ी। वह औरत की आत्मा उसके पास आ रही थी। उसकी आंखें अब और भी चमकने लगी थीं। रवि ने देखा कि वह औरत कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसने गौर से सुना और उसे उस औरत की कराह सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। रवि अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि कम से कम किसी को यह सच दिखा सके कि काली हवेली में सचमुच कुछ अजीब और भयानक था। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, हवेली के अंदर की आवाजें और तेज हो गईं। वह औरत की आत्मा अब आईने से बाहर निकलने लगी। उसकी आकृति हवा में तैरने लगी और वह तेजी से रवि की ओर बढ़ी। रवि अब पसीने में डूब चुका था। उसने दरवाजे पर एक जोरदार धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। वह तेजी से भागा, लेकिन पीछे से वह आत्मा उसका पीछा कर रही थी। हवेली के बाहर आते ही वह ठोकर खाकर गिर गया। उसने मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से आत्मा उसे घूर रही थी। उसकी आंखें अब भी लाल और डरावनी थीं। रवि किसी तरह अपने घर पहुंच गया, लेकिन वह रात उसे कभी नहीं भूली। उसके मोबाइल में उस रात की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसमें सिर्फ हवेली की खाली दीवारें दिखाई दे रही थीं। आत्मा का कोई निशान नहीं था। गांव के लोग अब भी काली हवेली की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन रवि अब इन बातों से सहमत हो चुका था। हवेली में सच में कुछ भयानक था और वह जानता था कि वह हमेशा के लिए उस भयानक अनुभव का हिस्सा बन चुका है।
सालों पहले गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली में कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में किसी आत्मा का साया है जो रात के अंधेरे में जाग जाती है। रवि एक उत्साही और जिज्ञासु युवक जिसने हाल ही में गांव में रहने का फैसला किया था। वह हमेशा पुरानी हवेली की कहानियों को अनसुना करता था और उसकी असली सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। गांव के बाकी लोग उसे बार बार चेतावनी देते रहे, पर रवि की जिद थी कि वह एक रात उस हवेली में गुजारेगा ताकि वह खुद साबित कर सके कि हवेली में कोई भूत नहीं है। रवि ने एक दिन शाम ढलते ही अपना बैग पैक किया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही सर्द था। चारों ओर जाले फैले हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी। दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। रवि ने अपने साथ लाई हुई टॉर्च निकाली और हवेली का जायजा लेने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, हवेली में सन्नाटा और गहराता जाता। अचानक हवेली की छत से एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज आई। यह घड़ी बंद थी, पर उसकी आवाज हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। जैसे ही रात गहराई, हवेली के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। अचानक एक खिड़की अपने आप बंद हो गई और एक दरवाजा बिना किसी कारण के जोर से खुल गया। रवि ने सोचा कि ये सिर्फ हवा का असर है, लेकिन उसकी आंखों ने जो देखा उसने उसे स्तब्ध कर दिया। एक परछाई जो इंसानी आकृति जैसी दिख रही थी, धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस परछाई पर पड़ी, वह गायब हो गई। रवि का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज हवेली के पीछे वाले कमरे से आ रही थी। डरते डरते रवि ने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो वह कुर्सी खाली थी। कमरे के एक कोने में रवि को एक पुरानी डायरी मिली जो धूल से ढकी हुई थी। उसने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी अंजलि नामक औरत की थी जिसने अपनी आखिरी रात इसी हवेली में बिताई थी। अंजलि की डायरी में लिखा था कि हवेली में कोई उसके पीछे पड़ा था और उसकी जान खतरे में थी। आखिरी पन्ने पर अंजलि ने लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो सावधान रहे, यह हवेली एक श्राप है। डायरी पढ़ते ही रवि को लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। अचानक हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। दीवारों पर अजीबोगरीब चेहरे उभरने लगे। उनमें से एक चेहरा साफ था, अंजलि का। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी और उसकी चीखें अब हवेली में गूंजने लगी थीं। रवि अब भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अचानक अंजलि की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसने रवि को बताया कि उसे हवेली में ही कैद कर दिया गया था। हवेली का मालिक एक क्रूर इंसान था जिसने अंजलि को धोखे से यहाँ लाकर मार डाला था। अब उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी और वह अपने साथ उन लोगों को भी ले जाती थी जो यहाँ आते थे। रवि ने समझा कि उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही अंजलि की आत्मा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च बुझ चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। आखिरी बार उसने अंजलि की चीख सुनी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास रवि का शव पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर का भाव था। गांव निवासपुर एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग राय हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली गांव के बाकी हिस्सों से थोड़ी दूर थी और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे इस हवेली में रात के वक्त कुछ अजीब होता था। हवेली में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं, लेकिन कोई भी उन्हें सच मानने को तैयार नहीं था। विनय एक 25 वर्षीय युवक जिसने हाल ही में गांव में कदम रखा था। उसका शहर में बड़ा कारोबार था, लेकिन वह अब गांव की शांति और सादगी में बसने का मन बना चुका था। हवेली की कहानियां सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ी। गांव के बुजुर्ग उसे हवेली के पास न जाने की चेतावनी देते, लेकिन विनय को भूत प्रेत जैसी बातों में यकीन नहीं था।
उसने ठान लिया कि वह हवेली में एक रात बिताकर इन कहानियों की सच्चाई जानेगा। शाम ढलने से पहले विनय अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली बाहर से बिल्कुल खंडहर लग रही थी। दीवारों पर घास उगी हुई थी और दरवाजों पर जाले लटक रहे थे। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और खिड़कियां झुकी हुई थी। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो वहां सालों से किसी ने कदम नहीं रखा हो। विनय ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर का माहौल धूल और सीलन से भरा था। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, उसे लगा कि किसी ने उसे देखा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है और आगे बढ़ा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। विनय ने अपने साथ लाई हुई टॉर्च निकाली और हवेली के कमरे देखने शुरू किए। हवेली में कई कमरे थे। हर कमरे में पुरानी टूटी फूटी चीजें फैली हुई थी। एक कमरे में एक पुराना पियानो रखा हुआ था जो धूल से ढका था। विनय जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचा, पियानो की एक कुंजी अपने आप बज उठी। विनय चौंका, लेकिन उसने इसे हवा का असर मानकर नजरअंदाज किया। आधी रात के समय हवेली के मुख्य हॉल से हल्की फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। विनय ने जब अपनी टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो एक छाया उसे दिखाई दी जो धीमे धीमे हॉल के कोने की तरफ बढ़ रही थी। उसे लगा कि शायद यह उसकी नजर का धोखा है, लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार यह साफ था, कोई बोल रहा था, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि वह शब्द समझ नहीं सका। हवेली के सबसे पुराने कमरे में विनय को एक पुरानी अलमारी मिली। उसमें धूल से ढकी कुछ पुरानी तस्वीरें और एक डायरी रखी हुई थी। तस्वीरों में हवेली के पुराने मालिक राय परिवार के सदस्य थे। सबसे आगे एक जवान लड़की की तस्वीर थी जिसका नाम अनन्या था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और डर था। डायरी में अनन्या की जिंदगी की कुछ बातें लिखी थीं। आखिरी पन्नों पर लिखा था कि अनन्या इस हवेली में कैद होकर रह गई थी। हवेली का मालिक, उसके पिता राय साहब, एक सख्त और क्रूर इंसान थे। अनन्या को हवेली में ही बंद करके रखा गया था क्योंकि वह किसी गांव के लड़के से प्यार करती थी। डायरी में उसकी पीड़ा और दर्द का हर शब्द साफ झलकता था। डायरी के आखिरी पन्ने ने विनय के दिल में सिहरन भर दी। वहां लिखा था, अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो सावधान रहना। इस हवेली में मेरी आत्मा कैद है। मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई मुझे बचाने नहीं आया। मैं यहाँ अकेली भटक रही हूँ। डायरी पढ़ते ही विनय के चारों ओर हवेली का माहौल अचानक बदल गया। हवा की गति तेज हो गई, खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगीं, और फर्श पर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं है। अचानक हवेली की सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी में कोई औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर ढके हुए थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। विनय समझ चुका था कि वह औरत अनन्या की आत्मा थी जो अब भी यहाँ भटक रही थी। अनन्या की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विनय ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। विनय को अब इस भूतिया हवेली से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। अनन्या की आत्मा हर कोने में दिखाई दे रही थी। उसके कानों में अनन्या की चीखें गूंजने लगीं, जैसे वह अपनी मदद की गुहार कर रही हो। विनय ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और डायरी के आखिरी पन्ने को फिर से पढ़ा। डायरी में लिखा था कि अनन्या को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगा और उसके साथ हुई नाइंसाफी को उजागर करेगा। विनय ने तय किया कि वह अनन्या की मदद करेगा, चाहे जो भी हो। रात बीतते ही हवेली की घटनाएं और भी भयावह हो गईं। विनय को हर कोने से अनन्या की परछाई दिखाई देने लगी। उसकी आवाजें हवेली में गूंज रही थीं, मानो वह अपनी कैद से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही हो। विनय अब बुरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसने अपने डर पर काबू रखते हुए एक आखिरी कोशिश की। विनय ने डायरी के पन्नों को एक बार फिर ध्यान से पढ़ा और समझा कि अनन्या की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हवेली का सच सबके सामने आएगा। उसने हवेली से बाहर निकलने के लिए सारी ताकत जुटाई और किसी तरह से दरवाजे खोलने में कामयाब हुआ। विनय जैसे ही हवेली से बाहर निकला, सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल चुकी थी। हवेली के बाहर का माहौल शांत और सुकून भरा था। गांव के लोग उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या हुआ। विनय ने हवेली की सच्चाई सबको बताई और अनन्या की दर्दभरी कहानी सबके सामने उजागर की। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया।
गांव के बुजुर्गों ने हवेली को बंद करने का निर्णय लिया और अनन्या की आत्मा को उसकी मुक्ति मिल गई। विनय ने हवेली से सीखा कि कुछ सच्चाइयां इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हवेली की कहानी एक चेतावनी थी, कभी भी उन चीजों से खेल मत करो जिनके बारे में तुम्हें पूरी सच्चाई न पता हो। गांव वीरानपुर के पास एक पुराना और सुनसान मकान खड़ा था जिसे गांव वाले भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि उस हवेली से रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो भी गया वो वापस नहीं लौट। कई सालों से ये हवेली वीरान थी और उसके आसपास के इलाके को भी लोग दिन में ही पार करते थे। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, समीर, आयुष, मीनल और कवित। ये सभी कॉलेज के छात्र थे और एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन इन चारों ने ठान लिया कि वो उस भूतिया हवेली में एक रात गुजारेंगे। उन्हें यकीन था कि ये सब अफवाहें हैं और कुछ भी भूतिया नहीं होता। समीर सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसने बाकी दोस्तों को भी मनाया कि एक बार हवेली जाकर देखते हैं। आयुष को पहले थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन दोस्तों का साथ देखकर वो भी मान गए। मीनल और कविता भी उत्सुक थीं, हालांकि कहीं ना कहीं उनके दिल में डर की लहरें भी थी। रात को जब गांव वाले सो गए, चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हवेली का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा था। हवेली के बाहर लगे पुराने पीपल के पेड़ से हवा में हिलते हुए पत्तों की आवाज आ रही थी। समीर ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। चारों ने हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर कदम रख। अंदर घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका उन्हें छू गए। कमरों में बिखरी धूल, टूटे फूटे फर्नीचर और दीवारों पर लगे पुराने चित्रों ने हवेली के रहस्यमय माहौल को और डरावना बना दिए। सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली में एक अजीब सी, धीमी और रहस्यमय आवाज गूंज रही थी, जो साफ सुनाई तो दे रही थी, लेकिन उसके स्रोत का पता नहीं चल पा रहा था। आयुष ने कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कविता ने थोड़ा घबराकर कहा, शायद ये हवा की आवाज हो। मीनल बोली, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन समीर, जो हमेशा चीजों को तर्क से समझता था, बोला, ये सब हमारा वहम है। हम बस डर की वजह से कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। चारों आगे बढ़ एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी लकड़ी की मेज और कुछ कुर्सियां बिखरी पड़ी थी। तभी अचानक से दरवाजे की तरफ से जोर से आवाज हुई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गए। दरवाजा बंद होते ही सभी घबरा गए। मीनल ने कहा, अब क्या करेंगे? दरवाजा बंद हो गया है। समीर ने टॉर्च की रोशनी दरवाजे की ओर डाली, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जाम हो चुका था। सभी की धड़कनें तेज हो गई। आवाजें अब और तेज होने लगी थी, मानो कोई धीरे धीरे बुदबुदा रहा हो, लेकिन वो शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। चारों ने तय किया कि वे हवेली के दूसरे हिस्से में जाकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। जैसे ही वे ऊपर जाने लगे, सीढ़ियों पर एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कानों में किसी की हंसी गूंज। ये हंसी मानो हवेली की दीवारों से टकराकर चारों तरफ से आ रही। आयुष ने घबराकर कहा, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ और रुकना चाहिए, कुछ गलत है यहाँ। लेकिन समीर ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, हमें बस हवेली के अंदर का पूरा मुआयना करना है और फिर वापस लौट चलेंगे। सीढ़ियों से ऊपर जाकर चारों एक छोटे से कमरे में पहुंचे। कमरा लगभग खाली था, बस एक पुरानी अलमारी और एक खिड़की थी जो बाहर के बगीचे की तरफ खुलती थी। मीनल ने अलमारी खोलने का प्रयास किया और उसे अंदर एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। डायरी पर नाम लिखा था, अनामिक। सभी ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किए। डायरी में हवेली की एक पुरानी कहानी लिखी हुई थी, जिसमें हवेली की मालकिन अनामिका का जिक्र था। अनामिका ने अपने जीवन में बहुत दुख और तकलीफें सही थी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। जो भी इस हवेली में आएगा, उसे मेरी पीड़ा का एहसास होगा। मैं हमेशा यहीं रहूंगी, इस हवेली के हर कोने में। ये पढ़ते ही कविता के हाथ से डायरी गिर गया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। चारों ने भागने का फैसला किया, लेकिन हवेली का माहौल अब और ज्यादा डरावना हो चुका था। हर कदम पर उन्हें लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा। दरवाजों की चिरचिराहट, खिड़कियों से आती अजीब आवाजें और दीवारों पर परछाइयां, सब कुछ उनके डर को बढ़ा रहा था।
जैसे ही वे नीचे की तरफ भागे, उन्हें वही रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगीं, इस बार बहुत सा। वो आवाजें कह रही थीं, तुम भाग नहीं सकते, यहां से कोई नहीं बच सकता। आखिरकार उन्हें हवेली के बाहर जाने का रास्ता दिख, दरवाजा खुल चुका था। बिना किसी देरी के चारों बाहर निकल आए और तेजी से गांव की तरफ भाग। गांव लौटने के बाद सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात की खौफनाक यादें हमेशा के लिए उनके जहन में रह गई। उन्होंने तय किया कि वे इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। समीर, आयुष, मीनल और कविता ने उस दिन के बाद कभी भी उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उन चारों के कानों में हमेशा एक ही आवाज गूंजती रहती, आवाजें कभी नहीं थमती।